अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ खबरें सुनकर अच्छा ना लगता होगा, चंद लोग बोर भी हो गए होंगे। आज मैं एक मज़ाहिया कहानी सुनाने वाला हूँ। ये सुनिएगा। ये रोज़नामा मुनसिफ में शाया हुई है, इसे मैं पढ़ता हूँ। इसे सुनकर आपको ज़रूर खुशी होगी और हंसी को नहीं रोक सकते हैं। मुलाहिज़ा हो। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बिन बुलाए मेहमानों का शगुफ्ता तस्किरा। बाज़ औक़ात इतने दिलचस्प और दिल पज़ीर होते हैं कि मुद्दतों बाद नहीं भूलते थे, और इन वाक़यात को रेफरेंस के तौर पर पेश किया जा सकता था। उन्हीं वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए एक आप बीती रकम कर रहा हूँ। उम्मीद है क़ारीन पसंद फरमाएंगे। मुसन्निफ़ हैं हबीब अशरफ सहूही। मैंने जब से होश संभाला है, उर्दू रिसालों को अपने घर आते देखा। उनके मज़ामीन अफ़साने ख़ास तौर पर लोगों की आप बीतियाँ और जग बीतियाँ आवाम में बहुत मकबूल होती थीं। बाज़ औक़ात इतने दिलचस्प और दिल पज़ीर होते कि मुद्दतों बाद तक नहीं भूलते थे, और इन वाक़यात को रेफरेंस के तौर पर पेश किया जा सकता था। इन्हीं वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए एक आप बीती रकम कर रहा हूँ। उम्मीद है क़ारीन पसंद फरमाएंगे। 1990 में दौरान मुलाज़िमत मेरा तबादला किसी दूसरे शहर हो गया, जहाँ मैं 6 साल मुक़ीम रहा। जिन साहब से चार्ज लिया उनका नाम चौधरी साहब था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ बहुत थोड़े अरसे रहा हूँ, अपने बच्चों को भी यहाँ की सैर नहीं कर सका। मौका मिला तो मैं उनको लेकर आऊँगा। ये बड़ी फ़िज़ा जगह है, बड़ी पुरसकून और काबिल दीद मनाजिर हैं। बात आ गई हो गई। चौधरी साहब जब कभी टेलीफ़ोन करते या मैं सरकारी तौर पर शहर जाता तो वो इस बात की याद दहानी कराते कि मैं और मेरी बेगम एक दो रोज़ के लिए आपके पास आएंगे। मैं उनको खुशामदीद कहता। वक्त गुजरता गया। चंद साल बाद चौधरी साहब का ख़त आया। इसमें लिखा था कि वो फ़लाँ तारीख़ को मेरे शौहर एक शादी में आ रहे हैं, 1-2 रोज़ के लिए मेरे यहाँ आना चाहते हैं। उस रोज़ सरकारी गाड़ी भेज दें तो मैं और मेरी बेगम चले आएंगे। एक रोज़ सुबह फ़ोन आया कि मैं आ गया हूँ, आप 12 बजे तक मुक़र्ररा जगह भेज दें। दोपहर का खाना आपके साथ आपके घर खाऊंगा। मैंने उनसे मुकम्मल पता ले लिया ताकि ड्राइवर और गाड़ी भेज दूं। हमारे दफ्तर के मैनेजर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि शहर से बाहर अगर कोई गाड़ी गई तो वो मेरी इजाज़त से जाएगी, वरना नहीं। इत्तेफाक से एक रोज़ कबल मैंने रीजनल मैनेजर से इजाज़त लेकर गाड़ी भेजी थी। अगर अगले रोज़ इजाज़त मांगता तो मैंने ज़रा एतराज़ लगाते कि अभी कल ही तो गाड़ी शहर गई है, आज फिर तुम दोबारा भेज रहे हो। मैंने सोचा 1 बजे तक गाड़ी जाकर वापस आ जाएगी, इसलिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मैंने ड्राइवर को बता दिया कि तुम हर हालत में 1 बजे तक पहुंच जाना, और उसको रवाना कर दिया। घर में कह दिया कि 2 मेहमानों के लिए खाना तैयार कर दें। मैं खाने पर मेहमानों का इंतज़ार करता रहा। फिर वक्त गुजरता गया और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ होती गईं।
मगरिब का वक्त हो गया, जल्द बारिश और ज़्यादा बारी भी शुरू हो गई। मौसम तब्दील होने से सर्दी शुरू हो गई और इशा की अजानें होने लगी। साथ मेरे ब्लड प्रेशर का मयार भी बुलंद होने लगा और हाथ में तस्बीह आ गई। मुझे 100% यकीन हो गया कि गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो चुकी। मैं दफ्तर के किसी आदमी को इस परेशानी में हिस्सेदार नहीं बना सकता था। दोपहर से मैंने मेहमानों के इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया था, लिहाजा बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार था। सोचा कि अगर हादसा हो गया तो सबसे पहले जिम्मेदारी मुझ पर आएगी कि बग़ैर इजाज़त गाड़ी किसी दूसरे शहर क्यों भेजी। इसके अलावा कई और इंतज़ामी मामलात भी पेश नज़र थे। बारिश और ज़ालाबारी इतनी तेज़ थी कि रुकने का नाम ले रही थी। इसी दौरान बिजली भी चली गई। रात तकरीबन 11:15 बजे हॉर्न की आवाज़ आई तो सांस में सांस आई। छतरी और लालटेन लेते हुए दरवाज़ा खोला। गाड़ी को ठीक हालत में पाया तो शुक्र की सांस ली, लेकिन दूसरे लम्हे सारी खुशी काफूर हो गई जब गाड़ी से पूरी बारात उतरते देखी। छोटे बड़े अफराद को मिलाकर 12 नफूस थे। मेरा ब्लड प्रेशर फिर बुलंदी पर पहुंच गया। मेरे मेहमान जान गए कि मैं परेशान हूँ। मेरे गले लगते हुए माजरत ख़्वाह अंदाज में बोले, मेरे सास ससुर हैं, लंदन से आए हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि हम आपके यहाँ जा रहे हैं तो वो कहने लगे कि हम भी साथ चलेंगे। बाकी मेरे बच्चे वगैरह हैं। मैंने कहा, भाई आप तो दोपहर को आने वाले थे। कहने लगे, जब हम निकले तो शादी के घर वालों ने कहा कि आप वलीमा खाकर जाना। खाना देर से शुरू हुआ। वापसी पर इस तूफ़ान का सामना करना पड़ा। एक जगह ठहरे रहे, तूफ़ान कम हुआ तो चल दिए। जले दिल के साथ सबको घर के अंदर लाए। पूछा, खाना खाएंगे? बोले, हाँ वो तो हम खाएंगे। इससे कबल कि उनके लिए खाना तैयार किया जाता, मेरी बेगम कहने लगी कि सर्दी शदीद हो गई है, उनके लिए लिहाफ और गधों का इंतज़ाम करना होगा। चुनाचे मोहल्ले वालों को उठाना पड़ा। उनके घर से लिहाफ वगैरह इकट्ठा किए गए। फिर उनके लिए खाना तैयार हुआ। रात 2 बजे फारिग हुए। सुबह उन लोगों के लिए नाश्ता तैयार किया गया। दोपहर को गाड़ी दी गई ताकि वो शहर की सैर कर लें। 2 रोज़ बाद हमें कहीं और शादी में जाना था। तीसरे रोज़ मेहमानों से कहा, जनाब कल हम जा रहे हैं एक शादी में, आपका क्या प्रोग्राम है? कहने लगे, आप बखुशी जाएं, अभी हम 1 हफ्ता और रहेंगे। घर की चाबी हमें दे दें। जब हम यहाँ से गए ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे जाएंगे। इत्मीनान रखें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें बताया कि मेरी बेगम इस बात को इजाज़त नहीं देगी। हमारे घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है। हमारे दफ्तर के सभी लोग आपको जानते हैं, आप किसी दूसरे घर मुंतकिल हो जाए। कहने लगे, जो सुकून आपके घर मिला वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने अपने दिल में सोचा कि हमें बेसुकून करके उन्हें कितना सुकून मिल रहा है। जब उन्हें मजबूर किया तो हमारे मेहमान कहने लगे, लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, आपका कहीं प्रोग्राम नहीं, आप हमें भगाना चाहते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो हमारी टिकट भी ख़रीद लें। मैंने कहा, बहुत अच्छा। जब मैं उनके टिकट ख़रीद लाया तो कहने लगे, वाकई आप जा रहे हैं तो फिर हम आपके साथ ही चलते हैं। फिर खुद ही कहने लगे कि आप झूठों के घर तक
तो पहुंच जाते थे। हमें ये नहीं पता कि आप मेहमानों को भी घर तक पहुंचाते हैं। इस ज़मन में बिन बुलाए मेहमान का एक और वाक़या याद आ गया। एक रोज़ रात को इशा के बाद खाना खाकर सोने की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो दफ्तर का चौकीदार खड़ा था। उसके साथ 2 गाड़ियाँ थीं जिसमें ख़वातीन और बच्चे सवार थे। चौकीदार ने कहा कि ये आपके मेहमान हैं, आपका पता पूछ रहे थे। मैं घर ले आया। गाड़ी के करीब गया तो देखा कि हमारे बहुत दूर के अजीज़ जिन्होंने 3 शादियां कर रखी थीं अब 2 बीवियों और बच्चों के साथ आए थे। बड़े इत्तेफाक से मिले। कहने लगे हम जा कहीं और रहे थे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी जो अब ठीक हो गई। रात को सफ़र करना ख़तरनाक था। आपका दफ्तर का बोर्ड नज़र आया तो हमें आप याद आ गए। अब चौकीदार की मदद से आपके घर तक पहुंच चुके, रात यहीं क़याम करेंगे। मैंने कहा खुशामदीद। हमने उनकी गाड़ियां अपने पड़ोस में खड़ी कराईं। फिर उनसे पूछा आप खाना खाएंगे? कहने लगे कि हमने सोचा होटल से खाना खा लेते हैं, लेकिन तमाम होटल बंद थे। मैंने कहा कि आप फिक्र न करें, अभी खाने का बंदोबस्त करते हैं। वो तकरीबन 12 लोग थे। बेगम से पूछा कि घर में खाना वगैरह है या बाज़ार से ले आऊं? उन्होंने कहा कि बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा और बाकी घर में इंतज़ाम हो जाएगा। मैं घर से बर्तन लेकर मोटरसाइकिल पर बाज़ार चला गया ताकि कोई सालन वगैरह बनवा कर लाऊं। तकरीबन सब होटल बंद हो चुके थे। लारी अड्डा गया, वहाँ एक होटल खुला था। उसको मैंने बाल्टी गोश्त बनाने का कहा। मालिक होटल बोला मैंने ये 2 किलो गोश्त अभी बनाया है, ये गाहक के लिए, मगर वो नहीं आया, बिल्कुल ताज़ा है। मैं बाल्टी गोश्त लेकर आया। घर आकर गरम किया तो उसमें से बदबू आने लगी। पता चला कि बासी गोश्त था। चुनाचे दोबारा उसे बर्तन लौटाने और पैसे वापस लेने निकला। हमारे मेहमान कहने लगे कि मैं भी साथ चलता और इस दुकान को अच्छा सबक सिखाता हूँ। चुनाचे वो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए। उनकी एक हाथ में बर्तन था। जब हम आधे रास्ता तक पहुँचे तो मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। अब आधी रात के वक्त मैं मोटरसाइकिल घसीटते हुए चल रहा था और मेहमान के हाथ में बर्तन था। जब मैं मोटरसाइकिल घसीटता हुआ थक जाता तो वो घसीटने लगते, तब बर्तन में पकड़ लेता। जब वो थक जाते तो मैं बर्तन पकड़ लेता। जदोजहद और परेशानी के बाद होटल पर पहुँचे तो मालिक उसे बंद कर रहा था। हमने उसे जाकर सालन सुंघाया और उसे बड़ा बुरा भला कहा। उससे बड़ी मुश्किलों से रकम वापस लिया। एक दुकान से अंडे लिए, फिर एक सुजुकी किराए पर ली, उस पर मोटरसाइकिल को चढ़ाया और बड़े कष्ट उठाकर घर पहुँचे। अंडों का आमलेट बनवाया और कुछ घर में सालन वगैरह था। मेहमानों को रात गए खाना खिलाकर फारिग हुए। सुबह नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम किया। फिर मेहमानों ने शहर के तफरीही मकामात की तफसील पूछी। जब बताई तो कहने लगे कि अब हम सब इन मकामात की सैर करके ही जाएंगे। चुनाचे वो लोग 2 रोज़ और ठहरे और मेहमानदारी का हक़ अदा करने के बाद आगे रवाना हुए। इसको कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये
مزاحیہ مضمون کیسے لگا آپ کو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو موقع محل دیکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں یکایک پہنچ جائیں اور اس کے بعد کفا افسوس ملیں۔ نہ میزبان کو تکلیف ہو نہ مہمان کو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔